अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से आपने ये सारा सिनेरियो देखा, पाकिस्तान का किरदार देखा, पाकिस्तान ने जिस तरह से रेड लाइंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की और कामयाब भी हुआ, आपके नज़दीक अभी भी ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिन पर ईरान और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात अभी भी बाकी हैं और इन चैलेंजेस को किस तरह से डील किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया शिरीन और कैथरीन, आपका शुक्रिया, और एडमिरल साहब को, जमील साहब को अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक वालेकुम ताल्लुक अस्सलाम। है, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। देखें, आज के चैलेंजेस नहीं हैं। सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इसराइल के लिए ईरान कितना बड़ा चैलेंज है, इसराइल के लिए पाकिस्तान कितना बड़ा चैलेंज है। एक ऐसे सूरत के अंदर जब पाकिस्तान का किरदार बढ़ रहा हो, ईरान एक नॉन न्यूक्लियर स्टेट हो के भी ये अपने आप को एक सुपर पावर के मुकाम पे, या मिडिल पावर जिसको पहले नहीं समझा जाता था, वो मिडिल पावर से अब उसको एलिवेट करके एक बड़े लेवल के ऊपर वो आ चुकी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और मजीद अमेरिकन जराइद खुद लिख रहे हैं कि ये एक ऐसा मुल्क बनने जा रहा है जो न्यूक्लियर ना होते हुए भी एक सुपर पावर का दर्जा हासिल कर रहा है। तो इससे तो मतलब ये है कि एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो अमेरिका के लिए ये है कि आप देखें कि जो एक पावर शिफ्ट हो रहा है, जो एक पेंडुलम ऑफ हिस्ट्री है, वो तब्दील हो रहा है। वो मगरिब से मशरिक की जानिब रवां तवा है, और ग्लोबल साउथ की जो पावर्स हैं वो इस तरफ झुक रही हैं, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लिखने जा रहा है। ऐसी सूरत के अंदर जाहिर है, जो ताकत होती है, कोई भी ताकत होती है, वो अपना भरपूर ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है। उसमें वो जी। गैर जिम्मेदाराना रवैये भी इख्तियार करती है, उसमें वो तहजीब से मिटाने की धमकियां भी देती है, और उसमें माजी की तरह हिरोशिमा और नागासाकी भी हमने देखे हैं। लेकिन उन सब से हटके जब कौम खड़ी हो जाती है और उसके अंदर शऊर बेदार हो जाता है, उसके अंदर एक हिम्मत और हौसला जमा हो जाता है, तो फिर हम ये देखते हैं कि उनको हराया नहीं जा सकता। जैसे हिरोशिमा नागासाकी के बाद हमने देखा कि जापान एक मजीद ताकत बनकर उभरा, एक मुआशी बिल्कुल। ताकत, और अब इतने साल इंतजार करने के बाद अब वो एक अस्करी कुव्वत के तौर पर भी अपने आप को मनवाना चाहता है। और बड़ी बहादुर कौम है जापान, ये भी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हाउएवर, ईरान के ऊपर अगर देखा जाए तो चंद कॉम्बिनेशन होने चाहिए। सबसे बड़ी बात, कौम में क्या विल टू रेजिस्ट मौजूद है? तो विल टू रेजिस्ट उनमें मौजूद है। क्या उनके अंदर इस्लाम की आइडियोलॉजी मौजूद है? तो वो आइडियोलॉजी भी उनके अंदर मौजूद है। जबकि बरक्स इसराइल में तो आइडियोलॉजी है, लेकिन वहां भी सिर्फ ऑर्थोडॉक्स जो है वो उसमें शामिल नहीं है। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर आइडियोलॉजी मौजूद नहीं है। और आपको मालूम है कि उनके यहाँ वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाते लगाते मेक इसराइल ग्रेट अगेन जो है उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। और ये बातें मैं नहीं, बल्कि उनका अपना मीडिया कह रहा है। अच्छा, उसके बाद फिर रिसोर्सेज, क्या ईरान के पास रिसोर्सेज हैं? तो कुदरत के रिसोर्सेज उनके पास, जो सबसे बड़ा जिसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, वो उनके पास मौजूद है। इसी तरीके से उनके पास गैस के रिसोर्सेज मौजूद हैं। उनका महलो वकूम उनके लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 47 साल में जो खुद इंसारी के ऊपर, सेल्फ रिलायंस के ऊपर उन्होंने हर चीज मेड इन ईरान बनाई है, ये एक बजाते खुद बहुत बड़ा रिसोर्स मौजूद है। और कौम का डिसिप्लिन्ड होना, देखें, जितनी जंग के बावजूद आपने अभी औरतों को देखा बाहर कि वो गुलाबी ड्रोन्स के साथ, गुलाबी क्लैशनकोव्स के साथ, और गुलाबी रॉकेट लॉन्चर्स के साथ वो उन्होंने एक मार्च किया। अगर कौम की औरतें जिस अंदाज में आप देखें कि डेवस्टेशन हुई है, तो आप मुझे बताएं कि वहां तो लोगों को खौफ की पोजीशन में होना चाहिए, लेकिन अपने जी। उन्होंने हिजाब किए हुए और अपना जो भी उनका एक कल्चर है उसके मुताबिक वो खड़ी हुई थी, और वो वहां नारेबाजी लगा कर रही थी। और ये कोई 200-400 लोग नहीं थे, ये हजारों की तादाद में लोग हैं। और एक रूटीन बन गई थी जंग के दौरान कि हर रोज मगरिब से लेके रात इशा तक वहां मुजाहरे होते थे हुकूमत के हक में, जबकि उसके बरक्स अमेरिका के अंदर हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे हो रहे हैं। उसके बरक्स हम ये देखते हैं कि अमेरिका के अंदर केओस बढ़ रहा है। उनका अभी एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जी उनकी जो आगे लीडरशिप है उसमें फूट पड़ी हुई है,
तो फिर जो ट्रम्प साहब के खिलाफ मवाखिले की बातें आ रही हैं, जो अमेंडमेंट 25 की बातें आ रही हैं कि उनको हटा दिया जाए, जो उनके इख्तियारात महदूद करने की करारदादें पेश की जा रही हैं, उनकी मिलिट्री और उनकी नेवल लीडरशिप को हटा दिया जाता है दौरान जंग, तो ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है कि फूट कहाँ लग रही है आपको? तो ये इससे बड़ा वादे नजर आ रहा है कि ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। अमेरिका जी। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है, और इसी वजह से वो अपने रोजाना के ट्वीट तब्दील करते चला जा रहा है। दूसरी हम्म। जानिब आप ईरान को देखें कि जो पहले दिन उन्होंने बात कही है, उसके अंदर कोई आपको देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट थिंग और द लास्ट थिंग। जबकि अमेरिका के अंदर उनका मीडिया उनके खिलाफ हो चुका है। जिस मुल्क के अंदर वो निज़ाम की तब्दीली और लीडरशिप की तब्दीली चाहते थे, आज उनके मुल्क में 80 लाख लोग बाहर निकल के अमेरिका के खिलाफ ना अमेरिका की लीडरशिप के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अमेरिका डेफिनेटली। के साथ जो यूरोपियन यूनियन और नेटो का डिसएसोसिएशन है, ये बजाते हम्म। खुद एक बहुत बड़ा झटका है, और ये पहली लड़ाई गालिबन है जो उन्होंने एलाइज के बगैर लड़ी, और एलाइज के पैसे के बगैर। 1.2 बिलियन डॉलर्स उनको रोजाना का खर्चा हुआ इस जंग के जी। अंदर, और हम्म। अभी भी हो रहा है, क्योंकि नेवल ब्लॉकेट जो लगती है उसके लिए पहली बात यह है कि कब तक लगेगी, दूसरी बात यह है कि और कब तक अब्दुल्ला उसको साहब, वो सस्टेन इसी कर पाएंगे। नेवल ब्लॉकेट का ज़ाहिर असर ईरान पे भी हुआ है। मैं जमील साहब की जानिब, आपने एक बड़े अहम पहलू की जानिब इशारा किया है, मैं चाहूँगी जमील साहब इस पर कमेंट करें। जैसे कि अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कि विल टू रेजिस्ट तो है, आइडियोलॉजी भी है, कंसिस्टेंसी भी है, डिसिप्लिन भी है ईरान की अवाम में, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन जमील साहब, जो लेटर ऑन हमने देखा कि इकॉनमिक फ्यूरी का बाकायदा तौर पर अमेरिका ने नाम दिया इस ब्लॉकेट के बाद, और हमने देखा कि ईरान की भी मईशत को इस हद तक ज़ाहिर ग्लोबलाइज वर्ल्ड है असर हुई है। मैं थोड़ा और डेवलप कर लेती हूँ अपना सवाल जमील साहब। पूछना ये चाह रही हूँ मैं कि जी। ईरान थोड़ा सा अगर हम देखें तो इकोनॉमिक टेंशन में तो आया है रीसेंट ब्लॉकेज के बाद। ऑन द कॉन्ट्री अमेरिका के पास भी वक्त कम है, क्योंकि ज़ाहिर उसे फिर से कांग्रेस में जाना पड़ेगा। तो दोनों ममालिक अब क्या फाइनल निकात पर अग्री करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। आज 25 अप्रैल है, और फिर 28 अप्रैल से पहले पहले जो भी फैसला करना है, अमेरिका इज इन मच हरी कि वो फैसला हो जाना चाहिए। जी हाँ, पहली तो बात यह है कि क्योंकि उनकी सबकत है सेनेट में, गो के बड़े मार्जिनल, डोनाल्ड ट्रंप की, इसी तरह हाउस में भी, तो वो हिल हुज्जत के साथ, गो के कुछ रिपब्लिकन भी टूट गए हैं, हिल हुज्जत के साथ शायद 30 दिन की और एक्सटेंशन, जो मैक्सिमम गुंजाइश है एक्सटेंशन देने की, तो वो शायद कर सकते हैं उसमें। लेकिन वो बहुत उसमें हुई हिल हुज्जत करनी पड़ेगी। जो इस वक्त इशारे मिल रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से, उनकी कैबिनेट के बयानात से, और जो उनके वैसे तो ट्वीट को इंटरप्रेट करना उनके अपने लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर डॉट से डॉट मिलाया जाए तो इसलिए समझ में ये आ रही है बात की यकीनन उनको ये डेडलाइन का इदराक है, इसका दो तीन चीजों का उनको इदराक है। और फिर मैं आ जाता हूँ कि ईरान पर, आप एक सवाल में दो सवाल हैं कि इकोनॉमी पर क्या असर पड़ेगा और ईरान जी। कब तक बर्दाश्त कर सकता है, इसके बावजूद कि वो बड़ी रिजिलियंट कौम है। तो मैं पहले बात कर लूँ इसकी कि उनको उजलत क्या है। उजलत ये है कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी पर ऐसा काला धब्बा लगेगा कि शायद अगले कोई 12 साल, दो तीन इलेक्शन वो सर ना उठा सके। मैं क्यों कह रहा हूँ? वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली बात यह है कि उनकी जिस तरीके से रेटिंग डाउन हो रही है, अभी कोई 37% के करीब रह गई है, और बस मुसलसल वो गिर रही है रेटिंग। और जिस तरीके से अभी अब्दुल्ला साहब ने जिक्र किया कि 80 लाख के करीब लोग जो रोडों पर निकल आए थे, 3,300 के करीब मुख्तलिफ इवेंट्स अरेंज हुए थे जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही बात की गई थी